वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब तक हम बातचीत कर रहे थे पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में, अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कुछ खनिज पोषक तत्वों के बारे में या पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि कार्बन के बारे में बात कर चुके थे, हाइड्रोजन के बारे में बात कर चुके थे, ऑक्सीजन के बारे में बात कर चुके थे। इसके अलावा नाइट्रोजन की बात है, कैल्शियम की, ठीक है, आयरन की बात कर चुके थे, और मैग्नीशियम की बात कर चुके थे, सल्फ़र की बात कर चुके थे, और इसके अलावा फॉस्फोरस के बारे में बात कर चुके थे। तो हमने डिस्कस कर चुका था कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, कैल्शियम के बारे में, आयरन के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, सल्फ़र और फॉस्फोरस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी हम बात कर चुके थे। कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात कर चुके थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आयरन हो गया, सल्फ़र हो गया, पोटेशियम के बारे में बात कर चुके थे। पोटेशियम और था हमारे पास, पोटेशियम के बारे में बात कर चुके थे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 पोषक तत्वों के बारे में हम प्रीवियस वीडियोज़ का मतलब यहाँ हम 2 वीडियो डाल चुके हैं इससे संबंधित। इससे पहले इन पोषक तत्वों से संबंधित 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, उनमें हमने इनके बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे मैग्नीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नीज जो है हमारे पास पादपों के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की तरह कार्य करता है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व किसकी तरह कार्य करता है? ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की तरह कार्य करता है, अर्थात इसकी जो आवश्यकता होती है 0.1 मिलीग्राम से कम होती है। पादपों के लिए इसकी जो आवश्यकता होती है 0.1 मिलीग्राम पर एक तरह से क्या कह सकते हैं, ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। 0.1 मिलीग्राम से कम की आवश्यकता होती है, जो होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के रूप में हम इसको काउंट करते हैं, किसको? मैग्नीज को। और ये पादपों के लिए किस प्रकार उपयोगी, किस रूप में इसका अवशोषण किया जाता है? तो पादपों में मैग्नीज का जो अवशोषण किया जाता है वो मैग्नस आयन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मैग्नस आयन के रूप में अवशोषण किया जाता है। और मैग्नस आयन जो है उसको हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? Mn2+ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये मैग्नीज जो है पादपों में किस रूप में अवशोषित किया जाता है? मैग्नस आयन के रूप में, यानी कि Mn2+ आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है पादपों के अंदर। तो यहाँ पर हम 2-3 हेडिंग्स के अंदर इसकी बात करेंगे कि जो श्वसन एंजाइम होते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं, वहाँ पर मैग्नीज आयन होता है, वो सक्रिय की तरह कार्य करता है, एंजाइम एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है, एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। दूसरी बात, यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन उपापचय जो संबंधित क्रियाएं हैं, नाइट्रोजन से उपापचय संबंधित जो क्रियाएं हैं, उनमें जो भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को सक्रिय करने में भी क्या भाग लेता है? मैग्नीज भाग लेता है। यानी कि मैग्नीज क्या है? एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। तो 2 प्रकार के जो एंजाइम है हमारे पास, श्वसन एंजाइम और एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंजाइम। इन दोनों ही प्रकार के एंजाइमों में मैग्नीज जो है वो एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? सक्रियक की तरह कार्य करता है। सक्रियक यानी कि एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड स्टार वाला क्वेश्चन है ये। मैं यहाँ पर 5 स्टार डाल रहा हूँ, आप अनलिमिटेड स्टार डाल सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल का जो प्रकाशिक अपघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस ऑफ जल यानी कि वाटर, इसमें कौन सा पोषक तत्व जो होता है वो भाग लेता है? तो 2 पोषक तत्व भाग लेते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पर। एक तो होता है मैग्नीज और एक होता है क्लोरीन। एक तो होता है मैग्नीज और एक क्या होता है? क्लोरीन। यहाँ पर हम चूंकि बात कर रहे हैं मैग्नीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैग्नीज जो है जल का प्रकाशिक अपघटन में भाग लेता है, जल के प्रकाशिक अपघटन में भाग लेता है। जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो ऑक्सीजन विमुक्ति होती है,
नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान किसका निष्कासन होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो कार्बोहाइड्रेट निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन की विमुक्ति जो होती है ना पादपों के अंदर, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो किसके फलस्वरूप होती है? प्रकाशिक अपघटन। किसका प्रकाशिक अपघटन? जल का प्रकाशिक अपघटन। इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं H2O, H न्यू, Mn और Cn। तो ये H 2H प्लस आयन और O, या हम यह कह सकते हैं नवजात ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं O2 हाफ। क्या कह सकते हैं इसको? O2 हाफ भी कह सकते हैं और ओनली O भी कह सकते हैं। इस प्रकार ये नवजात ऑक्सीजन, न्यूली ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो होता है जल के प्रकाशिक अपघटन के दौरान, H न्यू सूर्य का प्रकाश, जल यहाँ पर ये Mn और Cl की उपस्थिति में किसका अपघटन होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये पूछा जाता है अक्सर। अब हम बात करते हैं, अगर मैग्नीज तत्व की कमी हो जाए, अगर पादपों के अंदर मैग्नीज तत्व की Mn की कमी हो जाए तो फिर क्या अभाव लक्षण दिखाई देंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जो पौधे होते हैं, उन पौधे की युवा पत्ती और परिपक्व पत्तियाँ होती हैं, उनमें हरिमीनता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पौधे की जो युवा पत्ती होती है, यंग लीव्स होती हैं, और परिपक्व मैच्योर लीव्स होती हैं, उनमें किसका लक्षण दिखाई देता है? क्लोरोसिस का लक्षण दिखाई देता है। किसका लक्षण दिखाई देगा? क्लोरोसिस का लक्षण दिखाई देगा, हरिमहीनता का लक्षण दिखाई देता है। इसके अलावा जो जड़ होती हैं उनका सीमित विकास होता है। जड़ें जो होती हैं पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पाती, पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाती। यहाँ पर मैग्नीज तत्व की कमी के कारण क्या है? जड़ों को कैसा विकास होता है? लिमिटेड विकास होता है, सीमित विकास होता है, जिससे क्या है पौधे वृद्धि और विकास कम कर पाते हैं, क्योंकि जड़ों के द्वारा क्या है? जल का अवशोषण होता है। जब जड़ का विकास नहीं होगा तो जल अवशोषण क्रिया बाधित होगी, फलस्वरूप क्या है? पौधों की वृद्धि और विकास में क्या होगा? वो भी प्रभावित होता है। अब यहाँ एक पॉइंट तो मैंने ये बताया, जल का प्रकाशिक अपघटन वाला बात, और अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, गौर करना है इसका, कि मैग्नीज की कमी के कारण पौधों के अंदर रोग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न होता है। दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो मटर में देखने को मिलता है, एक जई में देखने को मिलता है। मटर में मार्स स्पॉट रोग होता है, दलदली धब्बे दिखाई देते हैं, दलदली धब्बे दिखाई देते हैं मटर की पत्तियों पर। वो जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है, Mn की कमी के कारण होता है। बहुत बार पूछा गया है, मार्स स्पॉट रोग जो है किस पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? मैग्नीज पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट जई का जो ग्रे स्पेक रोग होता है, जई का जो कौन सा रोग है? ग्रे स्पेक डिजीज जो होता है, ग्रे स्पेक डिजीज ऑफ ओट्स, वो भी किसके कमी के कारण उत्पन्न होता है? मैग्नीज तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के विशिष्ट रोग देखे, एक तो मार्स स्पॉट रोग देखा और एक ग्रे स्पेक रोग। ये किसकी कमी के कारण हो रहा है? मैग्नीज पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहे हैं पौधों के अंदर। और एक खास बात है कि जल का प्रकाशिक अपघटन जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, उसमें कौन सा पोषक तत्व भाग लेता है? मैग्नीज पोषक तत्व भाग लेता है। तो इस प्रकार ये मैग्नीज के बारे में हमने बात की। अवशोषण रूप क्या है इसका? मैग्नीज आयन। उपयोग क्या है? श्वसन एंजाइम, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म संबंधित एंजाइम को सक्रिय के रूप में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर क्या करता है? ये प्रकाशिक अपघटन करता है जल का। और कमी के लक्षण क्या होते हैं? युवा और परिपक्व पत्तियों में हरिमीनता, क्लोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं, जड़ का सीमित विकास होता है। और इसकी कमी के कारण दो रोग होते हैं, मार्स स्पॉट रोग मटर के अंदर देखने को मिलता है, और ग्रे स्पेक जो रोग होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? जई के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरॉन तत्व के। किसके बारे में बात करेंगे? बोरॉन तत्व के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें बोरॉन की। बोरॉन जो होता है ये भी हमारे पास सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। कैसा पोषक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व लेस अमाउंट में इसकी जरूरत होती है, बहुत कम मात्रा में, 0.1 मिलीग्राम से कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अब खास बात यह है कि यहाँ पर ये अवशोषणकारी रूप क्या है इसका? बोरॉन को किस रूप में अवशोषित किया जाता है? तो बोरेट आयन और मेटाबोरेट आयन। बोरेट आयन BO3 3- और B4O7 2- आयन्स के रूप में क्या किया जाता है? इसका अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है?
बोरोन का अवशोषण किया जाता है किस उसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। अब एक बात यहाँ पर है कि मृदा में कैल्शियम बोरेट के रूप में पाया जाता है। ये बोरोन किसके रूप में पाया जाता है? कैल्शियम बोरेट के रूप में पाया जाता है। ये जब कैल्शियम बोरेट के रूप में पाया जाता है तो डायरेक्ट इसके रूप में इसको जड़ द्वारा अवशोषित नहीं कर पाती है, यानी कि यह इस रूप में अवशोषित नहीं हो पाता है। किस रूप में? कैल्शियम बोरेट के रूप में। किसके रूप में अवशोषित होगा? BO3 माइनस और B4O7 2 माइनस के रूप में ये अवशोषित होता है। खास बात इसकी यहाँ पर ये देखेगा, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है तो वहाँ पर ये बोरोन की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाएगी? बोरोन की कमी पाई जाएगी कि क्योंकि बोरेन जो है वो किस में बदल जाता है? कैल्शियम बोरेट के रूप में पाया जाता है वहाँ पर। तो स्वतंत्र अवस्था में बोरेट या बोरोन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ जहाँ कैल्शियम युक्त मृदा होती है वहाँ पर बोरोन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। खास बात क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि कैल्शियम युक्त मृदा में किस पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है? तो किस पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है? बोरोन पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो बोरोन जो है उसका जो निर्माण है वो पैक्टिन के निर्माण में होता है। किसके निर्माण होता है? पैक्टिन। अब ये पैक्टिन क्या है? ये सेल वॉल जो होती है ना पादपों के अंदर, कोशिका भित्ति, उस कोशिका भित्ति को बनाने में भाग लेता है पैक्टिन। सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, ये जो है घटक जो है हमारे पास, ये किसको निर्माण करते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पैक्टिन जो है ये किसकी सहायता से निर्मित होता है? बोरोन की सहायता से निर्मित होता है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, ये कोशिका विभेदन और विकास को भी नियंत्रित करता है। बोरोन जो तत्व है पादपों के अंदर कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन का मतलब होता है जब निविली जो कोशिका बनती है उसके जो कार्य निर्धारित हो जाते हैं, जब नवनिर्मित कोशिकाओं के कार्य निर्धारित होते हैं तो इसे कहते हैं कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिकाओं के कार्य को निर्धारित करने में कौन योगदान देता है? बोरोन तत्व योगदान देता है और उनके विकास का नियंत्रण करता है। कोशिका विभाजन का विभेदन, कोशिका विभाजन का भी नियंत्रण करता है एक तरह से और उसका विभेदन भी करता है, यानी कि उनके कार्य को निर्धारित करने का कार्य वे भी कौन करता है? बोरोन तत्व करता है। कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार 3 स्टार वाला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण में भाग लेता है? बोरोन तत्व। कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण में भाग लेता है? कौन सा तत्व है वो? बोरोन तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता को निर्धारित करता है, एक तरह से कार्यशीलता को भी क्या करता है? प्रभावित कर। कार्यशीलता यहाँ पर कोशिका झिल्ली का मतलब है पारगम्यता, परमिएबिलिटी। कोशिका झिल्ली की क्या है? पारगम्यता या हम कह सकते हैं कार्यशीलता, उसको क्या करता है? ये जो बोरोन तत्व होता है वो क्या करेगा? निर्धारित करता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 3 स्टार था और ये है 5 स्टार वाला क्वेश्चन। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। पराग कणों के अंकुरण में कौन से पोषक तत्व भाग लेता है? पराग कणों के अंकुरण में कौन सा पोषक तत्व भाग लेता है? तो वो कौन सा है? बोरोन। कौन सा पोषक तत्व है? बोरोन। वर्तिकाग्र पर जब पराग कणों का अंकुरण होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज की शर्करा की मात्रा यानी कि फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पाए जाते हैं। और पोषक तत्वों में हमारे पास कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य होता है? वहाँ पर बोरोन पोषक तत्व होना जरूरी है, तभी क्या है? पराग कणों से परागनली का विकास होता है, यानी कि अंकुरित होते हैं पराग कण। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन हो गया है कि भाई ये क्या है? पैक्टिन के निर्माण में भाग लेता है, कोशिका विभेदन और विकास को नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण भाग लेता है, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता को प्रभावित करता है और पराग कणों के अंकुरण में भी ये क्या करता है? भाग लेता है। नेक्स्ट, अगर बोरोन तत्व की कमी हो जाए, पादपों के अंदर बोरोन तत्व की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? गहरे रंग की मोटी पत्तियों का निर्माण होगा, गहरे रंग की मोटी पत्तियों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, संग्रहकारी जो मांसल उत्तक होते हैं उनका विघटन हो जाता है। संग्रहकारी जो स्टोरेज टिश्यू होते हैं, मांसल उत्तक होते हैं, वो क्या होता है? विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसका संग्रहण का कार्य क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। सेब में आंतरिक कॉर्क रोग हो जाता है, आंतरिक कॉर्क रोग, काग रोग बोलते हैं इसको, आंतरिक काग रोग बोलते हैं। यानी कि अंदर जो है सेब के अंदर क्या है? एक तरह से कॉर्क फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरह से
जो सेब होता है वो खाने योग्य नहीं रह पाता है, तो यहाँ पर सेब में आंतरिक कॉर्क रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी कमी के कारण होता है? बोरन तत्व की कमी के कारण होता है। पत्तियाँ मुड़ी हुई हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और भंगुर हो जाती है, यानी कि आसानी से टूट जाती हैं, पत्तियाँ मुड़ी जाती हैं और टूटने योग्य हो जाती है, यानी टूट जाती है आसानी से, क्या हो जाती है? टूट जाती है, तो उसको कहते हैं भंगुर प्रवृत्ति, ब्रिस्टल नेचर बोलते हैं इसको। फलीदार जो पौधे होते हैं, लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, लेगुमिनेसी कुल के पौधे मतलब फलीदार यानी कि मटर कुल पौधे होते हैं, उनमें जो ग्रंथियाँ होती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जो ग्रंथियाँ होती हैं, नोड ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाता, किसकी कमी के कारण? बोरोन तत्व की कमी के कारण। तो यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जिस फलीदार पादप होते हैं या लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, उनमें ग्रंथि निर्माण को कौन सा पोषक तत्व प्रभावित करता है? बोरोन तत्व पोषक प्रभावित करता है। अगर बोरोन तत्व की कमी आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? इनकी जड़ों के अंदर ग्रंथिकाओं का निर्माण नहीं होगा, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलाव नहीं होगा, स्थिरीकरण नहीं होगा, फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये बोरोन तत्व है कोशिका विभाजन को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। कोशिका विभाजन में क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जिंक तत्व की। किसकी बात करेंगे? जिंक पोषक तत्व की बात करेंगे। बोरोन के बाद बात करेंगे हम जिंक के बारे में बात करेंगे। जिंक जो है ये भी क्या है हमारे पास? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। यहाँ पर पहली बात ये देखेंगे हम यहाँ पर कि जिंक जो है उसका अवशोषणकारी रूप क्या है। तो जिंक जो अवशोषित होता है वो जिंक आयन के रूप में अवशोषित होता है, Zn2+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। ये द्विव संयोजक जिंक आयन के रूप में क्या किया जाता है? इसको अवशोषण किया जाता है Zn2+ के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं इसका उपयोग के बारे में। तो उपयोग क्या है? ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ना, कार्बोक्सिलेज एंजाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभी के ये एंजाइम का प्रमुख घटक है। जिंक जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का क्या है? प्रमुख घटक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो C3 और C4 चक्र पाए जाते हैं पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट रूपी पदार्थ का निर्माण होता है, वहाँ पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है। तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसका जो प्रमुख घटक जो है वो कौन सा होता है? Zn। कौन सा तत्व होता है? Zn होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फास्फोरस के अवशोषण में। फास्फोरस का जो अवशोषण है उसमें उपयोगी होता है ये। फास्फोरस जो होता है पादपों के द्वारा अवशोषित होता है, तो वहाँ पर जिंक की वो अनिवार्यता जरूरी है। अगर जिंक होगा तभी क्या है? फास्फोरस का अवशोषण हो पाएगा पादपों के द्वारा। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन जो है IAA, इसके निर्माण में भी ये प्रमुख भूमिका निभाता है, उपयोगी होता है इसके लिए। IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA जो है एक वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, जो कि वृद्धि को प्रेरित करता है, वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर क्या है? इस जिंक आयन की उपस्थिति में क्या है? IAA का निर्माण होता है। अगर जिंक की अनुपस्थिति हो तो फिर कहीं ना कहीं ये IAA का निर्माण क्या होता है? प्रभावित होता है, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने इनके ये क्या बात कर ली थी? उपयोग देख लेते कि भाई कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका प्रमुख घटक के रूप में फास्फोरस के अवशोषण में उपयोगी है और IAA के निर्माण में क्या है? ये उपयोगी है। अब अगर यदि पादपों के अंदर जिंक आयन की कमी आ जाए, जिंक धातु की कमी आ जाए, तो फिर कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं या कह सकते हैं क्रियाएं हैं वो प्रभावित होंगी। तो सबसे पहली बात तो है कि तने की वृद्धि कम हो जाएगी। तने की वृद्धि कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी तने की वृद्धि कम? भाई आपको अभी बताया था भाई इंडोल एसिटिक एसिड जो है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है जो कि वृद्धि को प्रेरित करता है। जब इस हार्मोन की कमी आ जाएगी तो क्या तने की वृद्धि होगी? क्या नहीं होगी। तो जिंक की कमी के कारण क्या IAA का निर्माण नहीं होगा। IAA का निर्माण नहीं होगा तो वृद्धि भी नहीं होगी। इस कारण क्या होगा? जिंक की कमी के कारण क्या है? तने की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है या उसमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म प्रभावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस जो होता है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो पाचय पथ है वो भी क्या होता है? जिंक द्वारा निर्धारित होता है।
फ्लोएम कुर्चना उत्पन्न हो जाती है, फ्लोएम कुर्चना उत्पन्न हो जाती है, मेल फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम हो जाता है, यानी कि फ्लोएम का जो सही रूप होता है वह विकृत हो जाता है, यानी कि सही फ्लोएम का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि अनियमित फ्लोएम का निर्माण होता है। इसे कहते हैं फ्लोएम कुर्चना कहते हैं, मेल फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम कहते हैं। पत्तियों का जो आमाप होता है वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, छोटी बड़ी पत्तियां बनती है। किसकी कमी के कारण होती है? वो जिंक धातु की कमी के कारण होती है, जिंक आयन की कमी कारण होती है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो स्टार वाले पॉइंट्स हैं, 5 स्टार वाले पॉइंट्स हैं ये चारों। अब हम आप बता रहे हैं कि यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि जिंक धातु की कमी के कारण उत्पन्न रोग पूछे जाते हैं एग्जाम में। जिस प्रकार बोरॉन की कमी से पूछे जाते हैं, इसी प्रकार क्या है, जिंक धातु की कमी के कारण भी क्या है, कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं मक्के में श्वेत कली का रोग उत्पन्न होता है, व्हाइट बड ऑफ मेज। मक्के में क्या है, श्वेत कली का रोग उत्पन्न होता है, जो किसकी कमी के कारण होता है, जिंक धातु की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट धान का खेरा रोग होता है, धान में खेरा रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये कह सकते हैं हमें जो धान होता है उसमें जो बीज फॉर्मेशन होता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर धान का जो खेरा रोग है वो भी किसकी कमी के कारण होता है, जिंक धातु की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट तीसरा जो है, पत्तियों में श्वेत उत्तक क्षयी क्षेत्र बन जाते हैं, पत्तियों में श्वेत उत्तक क्षयी क्षेत्र बन जाते हैं, व्हाइट नेक्रोटिक रीजन्स बन जाते हैं, यानी कि जगह जगह पत्तियां जो होती हैं वहाँ पर धब्बे बन जाते हैं, उत्तक के क्षेत्र जो होता है वो नष्ट हो जाता है, वाइट स्पॉट के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं श्वेत उत्तक क्षयी क्षेत्र कहते हैं, रोग कहते हैं। नेक्स्ट बोरोन की कमी के जिंक धातु की कमी के कारण, जिंक धातु की कमी के कारण लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग होता है। हमने यहाँ पर लघुपन रोग जो होता है ना, लघुपन रोग, पादपों की पत्तियाँ जो होती हैं वो छोटे आकार की रह जाती हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार जो पोषक तत्व है वो हमारे पास कौन सा है, जिंक धातु है। किसके रूप में अवशोषित किया जाता है, जिंक आयन के रूप में। तो इस प्रकार हमने किसके बारे में डिस्कस किया, जिंक के रूप में। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जिंक जो होता है वो जिंक आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की तरह बिहेव करता है। इसका उपयोग जो होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसका प्रमुख घटक होता है ये, फास्फोरस के अवशोषण में उपयोगी होता है ये, वृद्धि हार्मोन बनाने में भाग लेता है, वृद्धि हार्मोन IAA इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में भाग लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कमी के या न्यूनता के लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसकी कमी से क्या है, तने की वृद्धि कम हो जाती है, क्योंकि इसकी कमी से क्या है, IAA का निर्माण नहीं हो पाता। और IAA चूँकि क्या करता है, इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो किसका करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसकी कमी से क्या है, वृद्धि कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, ये उपापचय क्रियाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। फ्लोएम कुरचना यानी कि फ्लोएम का जो विकृत रूप उत्पन्न हो जाता है, फ्लोएम सही आकार आकृति में नहीं निर्मित होता है, पत्तियों का जो आमाप होता है वो भी बिगड़ जाता है, और इससे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, मक्के में श्वेत कली का रोग, धान का खेरा रोग, पत्तियों में श्वेत उत्तक क्षयी रोग और लघुपन रोग, ये आदि देखने को मिलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, बाकी तो पढ़ना तो सभी को है आपको, ठीक है ना। यहाँ ये जो IAA इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पोषक तत्व जो होता है IAA के निर्माण में उपयोगी होता है, तो कौन सा होता है, जिंक धातु। कौन सा होता है, जिंक धातु होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो हम बात करेंगे वो करेंगे तांबा या कॉपर के बारे में बात करेंगे, तांबा या कॉपर। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे तांबा के बारे में या कॉपर के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने बात की थी जिंक के बारे में, उससे पहले हम बात की बोरोन के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तांबा या कॉपर। कॉपर मतलब Cu। अब ये जो तांबा या कॉपर की बात करते हैं तो ये भी क्या है, हमारे पास सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। कौन सा पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये किस रूप में अवशोषित होता है, तो क्यूप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है, Cu2+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। कॉपर के 2 आयन होते हैं, Cu+ और Cu2+। तो यहाँ पर एक क्यूप्रिक आयन जो होता है ना, इसके रूप में इसको अवशोषण होता है Cu2+ आयन के रूप में, यानी कि द्वितीय संयोजक धनायन के रूप में इसको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। किसको अवशोषित किया जाता है, तांबा या कॉपर को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग के बारे में बात करें, यहाँ पर देखो उपयोग क्या है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है ना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेंस रिडक्शन अभिक्रिया जो होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में ये वाहक की तरह कार्य करता है।
किसी की तरह कार्य करता है, वाहक के कैरियर के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को फिर देता है, ठीक है ना। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर इलेक्ट्रॉन को ले जाने का जो कार्य किया जाता है, वाहक के रूप में जो कार्य किया जाता है, वो किसके रूप में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कॉपर आयंस के रूप में। तो यहाँ पर क्यूप्रिक जो आयन है, ये क्यूप्रिक आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है श्वसनकारी एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है, ये श्वसनकारी एंजाइम है, श्वसन क्रिया संबंधित एंजाइम है। यहाँ इसका एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है ना, साइटोक्रोम, इसको हम शॉर्ट में CYT बोलते हैं। क्या लिखते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B। इस प्रकार साइटोक्रोम से प्रकार होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम A, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम B। तो यहाँ पर जो है कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, वो इस एंजाइम का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B वगैरह भी लिखते हैं हम, साइटोक्रोम A, B, C वगैरह, ठीक। तो यहाँ इसके प्रमुख घटक के रूप में होता है। इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन PC, जिसको हम क्या बोलते हैं, PC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PC। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, हम आपको बताएंगे फॉस्फोरिलीकरण के दौरान। कहाँ बात करेंगे, फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है ना, उस वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो वहाँ पर प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है ATP का निर्माण। इसका निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण। तो वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम भाग लेता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, तो साइटोक्रोम B है, प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है। इस प्रकार प्लास्टोक्यूनिन है, ये काम आते हैं। तो यहाँ जो प्लास्टोसाइनिन है, इसमें भी क्या उपस्थित होता है, कॉपर होता है। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के में सहायक होता है। अभी मैं बता रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होता है, ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर आदान प्रदान होता है, वहाँ पर भी क्या है, ये जो है हमारे पास कॉपर जो है, ये क्या करता है, भाग लेता है, सहायक होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो कॉपर है, कॉपर की कमी के कारण, कमी के लक्षण या कह सकते हैं कॉपर की कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण में क्या देखते हैं हम, यहाँ पत्ती शीर्ष पर क्या आती है, पत्ती शीर्ष पर क्या आ जाता है, हरिमीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों को जो शीर्ष पार्ट होता है उस पर क्या आता है, क्लोरोसिस के लक्षण उत्पन्न होते हैं, हरिमीनता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका प्रमुख लक्षण है कमी का। दूसरा है पत्तियों में मुरझा जाती है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती हैं। जैसे जल की कमी के कारण मुरझा जाती है ना, उसी प्रकार कॉपर की कमी के कारण क्या है, पत्तियाँ जल होने के बावजूद भी क्या होती हैं, मुरझा जाती है। नेक्स्ट है पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, शीर्ष पर सफ़ेद हो जाती है, शीर्ष भाग सफ़ेद हो जाता है, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं। और पत्तियाँ कैसी होती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं, उनका शीर्ष भाग क्या होता है, वाइट हो जाता है। नींबू में शीर्षारंभी रोग हो जाता है, शीर्षारंभी रोग हो जाता है, डायबैक डिजीज ऑफ नींबू, लेमन, डायबैक डिजीज ऑफ नींबू। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कमी का। और ये रोग भी पूछा जाता है कि नींबू के अंदर डायबैक रोग जो होता है, डायबैक रोग, शीर्षारंभी रोग जो होता है नींबू का, वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो यहाँ हर पोषक तत्व के अंदर हम आपको स्टार बता रहे थे। तो यहाँ आप अनलिमिटेड स्टार लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 स्टार लगा रहा हूँ। तो ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है हमारे पास। नींबू का शीर्षारंभी रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है। इसके अलावा जब कायिक और जनन वृद्धि होती है, वो भी क्या होती है, इनकी प्रभावित होती है। किसके कारण प्रभावित होगी भाई, कॉपर की कमी के कारण क्या है, पादपों की कायिक वृद्धि और जनन वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिब्डेनम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मॉलिब्डेनम तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे।